बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और अहम खबर से। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली नहीं रोक सकती, हैक हो सकती है, बआसानी टेम्पर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर आसानी से बदला जा सकता है। ये मशीन इलेक्शन फ्रॉड नहीं रोक सकती, रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे न बैलेट भरने को न वोट की खरीदो फरोख्त को रोका जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ना वोट की कोई सीक्रेसी, ना वोट डालने वाले की, ना शफाफियत, ना आइंदा आम इंतखाबात से पहले टेस्टिंग का वक्त, ना स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक, ना आवाम को एतमाद, ना ही मुल्क भर के लिए फंडिंग दस्तयाब। कैसे यकीन कर लें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईमानदाराना है? इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में एतराज़ात उठा दिए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से बार बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के हवाले से गुफ्तगू की गई कि आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने का इरादा रखती है। हुकूमत ऑपोजिशन की जानिब से इस पर एतराज़ात उठाए जाते रहे और अब जो सबसे अहम फरीक हैं इलेक्शन कमीशन, उनकी जानिब से सबसे बल्कि मुस्तरद कर दिया गया है। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ बशीर चौधरी, बताइएगा क्या इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं है EVM से? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने कमेटी को वाज़े तौर पर ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंतखाबात की साख उनके नज़दीक सबसे अहम है और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद ना हो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 37 मुख्तलिफ एतराज़ात जो हैं वो आज तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमा करवाए हैं पार्लिमानी अमूर की कमेटी में, और जिसमें ये कहा गया है कि 2 साल से भी कम वक्त रह गया है और इस वक्त में इतने बड़े पैमाने पर मुल्क भर के अंदर इन मशीनों का इस्तेमाल, इनकी खरीदारी, इनकी टेस्टिंग, उसके लिए अवाम को और अमले को तरबियत फराहम करना ये पॉसिबल नहीं है। और 150 अरब रुपए से जायद का जो कम अज कम का खर्चा है वो करने के बाद भी अगर ये मशीन लगाई गई तो इस इलेक्शन के जो नताइज होंगे उसकी साख पर शदीद सवालात और एतराज़ात जो हैं वो उठाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एतराज़ात उठाए हैं उनमें बहुत सारे अमूमी नोयत के हैं, बहुत सारे अवामी नोयत के हैं और बहुत सारे टेक्निकल नोयत के हैं, जिसमें मशीनों की परफॉर्मेंस, उनके सॉफ्टवेयर की तब्दीली, इलेक्शन का सबसे अहम रोल अदा करने वाली इलेक्शन कमीशन ने ही EVM के इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। और अब एक और आज की अहम खबर, पंजाब में एक बार फिर तब्दीली आ गई, ब्यूरोक्रेसी में फिर रद्दोबदल। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पुलिस को फिर तब्दील कर दिया गया। कामरान अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और राव सरदार 7वें IG पंजाब तैनात हो गए। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उस्मान बज़दार के 3 साला दौरे हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी की औसत मुद्दत मुलाजमत 9 महीने और IG की औसत मुद्दत मुलाजमत 6 माह रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब किया। उनका कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ ने ताकतवर को NRO देकर मुल्क पर जुल्म किया। उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं था, ये मुशर्रफ का पैसा नहीं कौम का पैसा था। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि सारे हरीफ इकट्ठे होकर हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहते हैं उनके लिए अलहदा कानून बना दें, NRO दे दें वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर PDM मिलकर चलती तो लॉन्ग मार्च होता। लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचने से पहले बुज़दार का इस्तीफा, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान का इस्तीफा आ जाता। पीपल्स पार्टी अब खुद मैदान में निकली है। वफाकी वज़रा के बाद बिलावल भुट्टो ने भी नून लीग में इख्तिलाफात का जिक्र छेड़ दिया। कहा जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए पीछे से आवाज़ आती है, ये इनका ज़ाती फैसला है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम पर लॉलीपॉप दे रही है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान की नई काबीना का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन को अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद वज़ीर दिफा, सिराजुद्दीन हकानी वज़ीर दाखिला और मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वज़ीर खारिजा मुकर्रर किए गए हैं। मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी को वज़ीर मालियात, कारी दीन मोहम्मद को वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, मुल्ला खैरुल्लाह खैर खां वज़ीर इत्तलात और सक़ाफ़त होंगे,
گے، جبکہ ذبیح اللہ مجاہد نائب وزیر اطلاعات و ثقافت ہوں گے۔ ملا عبدالحق وثیق کو انٹیلیجنس کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ قاری فصیح الدین سیکیورٹی امور کے سربراہ ہوں گے۔ مولوی عبدالحکیم شرعی کو وزیر عدلیہ اور ملا یونس اخندزادہ کو وزیر دیہی ترقی مقرر کیا گیا۔ شیخ محمد خالد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وزیر ہوں گے۔ حاجی محمد عیسیٰ خون وزیر معدنیات و پیٹرولیم اور ملا عبداللطیف منصور کو وزارت پانی و بجلی مقرر کیا گیا ہے۔ حمید اللہ اخندزادہ وزیر ہوابازی اور ٹرانسپورٹ اور حاجی خلیل الرحمان حقانی مہاجرین کے وزیر ہوں گے۔ شیر محمد عباس تانگزائی کو نائب وزیر خارجہ اور ملا فاضل اخند کو نائب وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے۔ سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر سلیم صافی کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کی تشکیل میں ان لوگوں کو مد نظر رکھا گیا ہے جنہوں نے طالبان کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان کے عبوری سربراہ محمد حسن اخوند ان 4 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ملا محمد عمر کے ساتھ تحریک طالبان افغانستان قائم کی تھی۔ طالبان کی صفوں میں ان کی ہیرارکی میں جس کی جو اہمیت تھی زیادہ تر اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلا ملا محمد حسن اخوند کو جو سب سے بڑا عہدہ دیا گیا ہے اور وہ عبوری وزیر اعظم ہوں گے، تو ملا محمد حسن اخوند ایک تو ان 4 بندوں میں شامل تھے ملا عمر کے ساتھ جنہوں نے تحریک طالبان افغانستان فارم کی تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ملا برادر ان کو دوسری اہم پوزیشن دی گئی ہے، تو ملا برادر کی بھی یہ حیثیت ہے کہ وہ ملا عمر کے قریبی ساتھیوں میں تھے اور پھر انہوں نے پہلی حکومت میں بھی اہم ذمہ داریاں سنبھالی تھی، پھر مزاحمت میں بھی ان کا کلیدی کردار تھا۔ اسی طرح ملا محمد یعقوب جو اگرچہ ینگ ہیں لیکن ان کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے، تو ان کی بھی حیثیت ہے کہ ایک تو وہ ملا محمد عمر کے صاحبزادے ہیں اور دوسرا ابھی جو تقریباً پچھلے 2 سال سے وہ طالبان کا جو نظامی کمیشن ہے یعنی جو جنگی کمیشن ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ورلڈ کپ کے لیے منتخب قومی اسکواڈ سے مطمئن نہیں، جبکہ ہیڈ کوچ کے عہدے سے دستبردار ہونے والے مصباح الحق نے بھی ون ڈے اور T20 اسکواڈ کی تشکیل میں مشاورت نہ کرنے پر PCB سے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ قومی ٹیم کے کیپٹن بابر اعظم T20 اسکواڈ کے انتخاب سے خوش نہیں ہیں۔ کپتان کو اعظم خان اور سہیب مقصود کی ٹیم میں سلیکشن پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چیف سلیکٹر محمد وسیم نے متوقع چیئرمین رمیز راجہ سے مشاورت کے بعد ان دونوں پلیئرز کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے، جبکہ بابر اعظم فہیم اشرف اور فخر زمان کو اسکواڈ میں شامل کرنے کے حامی تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی سلیکشن کے حوالے سے بابر اعظم نے رمیز راجہ کو 2 مرتبہ فون کیا۔ رمیز راجہ نے کیپٹن کی بات ضرور سنی، لیکن انہیں پیغام دیا گیا کہ زیادہ فوکس کھیل پر رکھیں، کھلاڑیوں کو ان اور آؤٹ کروانے پر توجہ کم کر دیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے میڈیا کو دی جانے والی دھمکی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت اور میڈیا مالکان سے کہا ہے کہ وہ صحافیوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کریں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں PFUJ نے کہا ہے کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے میڈیا کو تنبیہ کی ہے کہ وہ تحریک طالبان کے ساتھ دہشت گرد کا لفظ استعمال نہ کرے ورنہ انہیں دشمن سمجھا جائے گا۔ PFUJ کے صدر شہزادہ ذوالفقار اور سیکریٹری جنرل ناصر زیدی نے خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کام کرنے والے صحافیوں کی سلامتی کے لیے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ ان 2 صوبوں میں اب تک عسکریت پسندوں کی ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں 30 سے زیادہ صحافی قتل کیے جا چکے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کیس بھی حل نہیں کیا جا سکا۔ اب نئی دھمکی نے صحافی برادری میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، ہمیں دونوں طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت مجوزہ جرنلسٹ سیفٹی اینڈ پروٹیکشن بل کے سلسلے میں PFUJ کی تجاویز کو منظور کرے، میڈیا مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے ملازمین خاص طور پر تنازعات والے علاقوں میں کام کرنے والوں کو لائف انشورنس فراہم کریں، انہیں سیفٹی آلات اور ملبوسات دیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی متنازع بل ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ ان کا نہیں خیال کہ وزیر اعظم عمران خان ایسے متنازع بل کی منظوری دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھنڈے دل سے حکومت اور PTI رہنماؤں کو سمجھانا پڑے گا کہ بلدیاتی اور عام انتخابات سر پر ہیں، میڈیا کی آزادی پر قدغنیں لگانا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान से उम्मीद है वो मीडिया की तनकीद को मुस्बत अंदाज में लेंगे। अपने दौरे हुकूमत में भी मीडिया की तनकीद को खुले दिल से कबूल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मुलाकात की। मुलाकात में APNS, CPNE, PFUJ और दीगर नुमाइंदा सहाफ़ती तंजीमें शरीक हुईं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने हमजा शहबाज के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इंतजामी मशीनरी में रद्द-ओ-बदल वज़ीर आला पंजाब का आईनी और कानूनी हक है। मुस्लिम लीग नून के बरखुरदार को सिर्फ इक़्तिदार से दूरी का गम खाया जा रहा है। एक बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौरूसी सियासत की पैदावार हमजा शहबाज अपने बलबूते पर किसी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकेंगे। CM ऑफिस का सूबे की खिदमत के लिए इस्तेमाल होना शरीफ खानदान को हजम नहीं हो रहा। आज पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में परफॉर्मेंस और अवामी खिदमत में सबसे आगे है। शहबाज शरीफ ने ज़ाती पसंद और नापसंद और शोबाजी के चक्कर में सरकारी अफसरान की तज़लील की। आज पंजाब की इंतज़ामिया हुकूमती इक़दामात को पूरे एतमाद के साथ लेकर आगे बढ़ रही है। और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, बाबर आजम से टेस्ट टीम की क़यादत वापस लेने का फैसला किया गया है। उनकी जगह विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। मालूम ये हुआ है कि मुजव्वज़ा चेयरमैन PCB रमीज राजा टीम सिलेक्शन पर बाबर आजम के तहफ़्फ़ुज़ात पर नाला हैं और उन्होंने बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग बेहतर करने का मशवरा भी दिया। रमीज राजा टीम सिलेक्शन से मुतालिक बाबर आजम की टेलीफोन कॉल करने पर भी नाला है। बाबर आजम से टेस्ट टीम की क़यादत वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बाबर आजम से कुछ देर पहले हमने रिपोर्ट की थी कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए रमीज राजा को टेलीफोन किया, जिस पर रमीज राजा ने बाबर आजम को कहा था कि अपने काम पर, बैटिंग पर और कप्तानी पर फोकस करें, टीम हम चुनेंगे। और अब ये खबर सामने आ रही है। लॉलीवुड के नामवर मौसीकार वज़ीर अफजल लाहौर में इंतकाल कर गए। वज़ीर अफजल ने 200 से ज़ायद गानों की मौसीकी तरतीब दी थी। उन्हें इकबाल टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। देखिए लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मौसीकार वज़ीर अफजल खान 90 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। वज़ीर अफजल ने उर्दू और पंजाबी के 200 से ज़ायद गीतों की मौसीकी तरतीब को उनकी खिदमत के एतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। वज़ीर अफजल की नमाज जनाजा मस्जिद शाह खुरासान इकबाल टाउन में अदा की गई, जिसके बाद उनकी तदफीन करीबी कब्रिस्तान में कर दी गई। नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।